साउंड का वेलोसिटी का स्पीड का रिलेशन देख लिया था। तो बताओ स्पीड ऑफ साउंड किसके किसके प्रोडक्ट के इक्वल है? नहीं है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। आगे देखते हैं। तो अभी हमारा मैथ्स हो गया है, तो एक दिन साइंस चलेगा। साइंस में तो अभी हमें इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस करना है, और जो एसएसटी में तो सबसे पहले हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करेंगे, और जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज या क्लाइमेट के सारे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी कोई चैप्टर है, फ्रूट्स इनसिक्योरिटी, वो कर लेंगे। ये 3 चैप्टर पहले कर लेते हैं। तो एक दिन साइंस, एक दिन एसएसटी अभी चलेगा। नाउ चलो निष्ठा, मुझे बताओ स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला। ये बात सही है। चलो इतनी बात तो हो गई। ओके, तो अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लेट अस सी द हेडिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो हेडिंग है, हाँ लिखिए। लाइट के बारे में तुम लोग जानते हो, जिस एंगल पर लाइट आती है क्या उसी एंगल पर जाती है? तो लाइट में क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। मान लो ये मिरर है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो जितने एंगल पर लाइट आएगी उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इसको क्या कहेंगे? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है, सही है। और ये कौन सी रे बताइए? रिफ्लेक्टेड रे। और ये एंगल कौन सा हुआ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब है जो आई एंगल है वो किसके इक्वल है? आर के। एंड दिस इज, इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल। ये देखो यहां इंसिडेंट रे आई, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। इसे क्या कहेंगे? जहां पर गिरती उसे क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही तुमको नॉर्मल ड्रॉ करना है। रे यहां गिर रही है तो यहीं पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो। जहां रे गिर रही ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसी पे क्या ड्रॉ कर लो। तो दैट इज, इट इज द नॉर्मल। नॉर्मल का मालूम है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या चीज है बोलो? परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर से समझिए मान्या। लेट ए बी इज प्लेन मिरर। अभी से करके भी दिखाएंगे। इट इज, ए बी कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। अच्छा, इसी तरीके से पीएम। पीएम क्या है बोलो अभिषेक? पीएम क्या है? हाँ सही है, इंसिडेंट रे। और ये बताओ क्यूएम क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, पीएम आर क्या है? पीएम आर, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और क्यूएमआर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। आर एम क्या है निष्ठा? परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ, दैट इज परपेंडिकुलर at the point of
इंसिडेंस, इतनी सारी चीजें। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, फिर इसके आधार पर कर लेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि मान लीजिए कि कोई लाइट कहीं पर गिर रही है तो वो किस लॉ को फॉलो करेगी, ये चीज हम देखें। ये देखो, ये ठीक है, तो इसको हटा, ये देखो, अगर ये लाइट जिस एंगल पर गिर रही है तो जहां गिरेगी वो चीज क्या होगी, ये देखो उतने पे ही लौट गई कि नहीं, तो जितने एंगल पर आएगी उतने पे, अगर हम ये बढ़ाएंगे तो क्या ये भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से पता चलता है कि ये देखो, इस लॉ को क्या कहते हैं, ये तुम्हें दिख रहे हैं 3 रेज हैं, क्या वो उसी रूल को फॉलो कर रही हैं, जो आने वाले हैं उसी पे तो जा रही है कि नहीं। और नीचे देख लो जहाँ अंधेरा होता हो तो दिख तो रहा है ना आप लोगों को, कहीं भी देख लो सब तरफ दिखेगा। ये देखो चिप्स दिख रहा है, जितने एंगल पर आ रहा उतने पे जा रहा है कि नहीं। एक रे भी कर सकते हो, 2 रे भी कर सकते हो, 3, तो तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं। जैसे जैसे एक चीज बढ़ाते हैं तो अलग होता चला जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कहीं पर भी देख लो, ये तो पता चल रहा है ना, जितना एंगल आ रहा है उतने पे जा रहा है, दिख रहा है, जितने एंगल पर आ रही है उतने पे तो जा रही है। ये देखो जितने एंगल पे आएगी उतने पे चल रही, सही है, जितने एंगल पे आएगी। ओके, ये देखो कितने पे जा रही, कितना बढ़ाओगे तो ओके, जितने एंगल पे आ रही उतने पे जा रही। जितने एंगल पे आई उतने पे निकल गई। सर इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल एजी प्लेन में नहीं करते। हाँ वो भी बताना है, ठीक है, तो चलिए अब देखो, मान लीजिए हमारी कोई रे है, यहाँ गिरी, हाथ पे गिर रही है, तो अब इससे निकलेगी ना, बाउंस बैक होगी, तो क्या इसको उतने ही एंगल पर इधर जाना चाहिए कि इधर भी जा सकती है, बोलो, उतने इधर भी जा सकती, इधर तो इधर भी कि नहीं, कि सीधे ही जाएगी, सीधे जाएगी। और किसी ने कहा भाई जहाँ गिरे वहाँ एक नॉर्मल भी तो ड्रॉ करो, तो मैंने नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से अब ये तीनों, क्या ये जो तीनों, ये आने वाली रे, जाने वाली रे, और ये नॉर्मल है, तो क्या ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। कोई कहे बॉल यहाँ फेंकी, तो बॉल यहाँ फेंकी तो क्या वहां चली जाएगी बॉल की, ऐसे जाके वैसे जाएगी, वैसे जाएगी। तो इस तरीके से 3 चीजें एक ही प्लेन में लाई करेंगी। कौन कौन सी 3 चीजें, दैट इज इंसिडेंटल रिफ्लेक्टेड। मान लो मैंने यहाँ पे लाइट मारी तो उसका कहीं पर उधर पर देखो पॉइंट बन रहा है, सामने बन रहा है, इधर उधर तो नहीं जा रहा है, इधर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से क्या पता चलता है कि इंसिडेंट कहीं पर भी करो तो देखो बिल्कुल सामने में जा रहा है कि नहीं, घड़ी पर इधर उधर, तो इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ से जाने वाली रे वहां से वाली परपेंडिकुलर डाल दो, तो क्या ये सब एक ही प्लेन में है, ये चीज सही है। तो क्या क्या पता चला, दैट इज क्वेश्चन में दिया गया है
रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में कि वॉट एवर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर फॉलोड बाय लाइट सेम आर फॉलोड बाय साउंड। तो सबसे पहले तो तुम लाइट का देख लो, लाइट का देखने के बाद तुम साउंड का भी देख लेना, दोनों ही चीजें देख लेंगे तो फिर हमें कंफर्म हो जाएगा। ये देखो, इसको मैंने 0 पे रख लिया, 0 पे रख लिया, ये नॉर्मल है। 0 पे रखने का क्या मतलब है? अच्छा, एक पिन हम देखना चाहते हैं, पिन मैंने 40 डिग्री पे रखी, तो 40 डिग्री पे ये मैं दिखाना चाहिए ना, तो ये भी 40 पे रख लिया और इसको भी 40 पे रख लिया। इसको थोड़ा सा टाइट कर दिया नीचे से, जैसे हिले डुले में हिल डुल रहा है, हिल डुल रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो 40 पे रख लिया। अब आप इस पोल के थ्रू देखिए क्या आपको पिन दिखाई पड़ रही है। देखो सब 40 डिग्री पे इंसिडेंस और 40 डिग्री पे रिफ्लेक्शन। तो आप इससे देखो पिन दिख रही है? यस सर। 40 पे है। अगर मैं 50 पे कर दूं तो तुम ना देख सको, थोड़ा बहुत होगा तो वो इसी को ठीक किया जा सकता है। तो एग्जैक्ट कर लोगे तो बिल्कुल ही अच्छे से दिखेगा। समझ में आ गई ना? नॉर्मल भी पड़ा हुआ है। तो पहले लाइट का एक्सपेरिमेंट देखो, फिर हम लोग साउंड का भी देखेंगे। ये देखो, ठीक है। इसकी इमेज इसके अंदर से दिख रही है, पिन दिख रही है। पिन देखो, चलो। तो उससे पता चलता है लाइट तो फॉलो करता है। और ये तीनों एक ही प्लेन में भी हैं। ये देखो, ये तीनों एक ही प्लेन में दिख रहे हैं तुमको? तो लाइट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40, ये भी 40 और ये तीनों एक प्लेन में। दो ही चीजें हैं ही नहीं। ये देखिए, अब देखो, तो इसी तरीके से हमारे पास एक साउंड का भी एक्सपेरिमेंट है जो तुम्हारी बुक में बना हुआ है। उस एक्सपेरिमेंट को जरा देखो कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें ये एक तरीके का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब यहाँ मैं बुलाऊंगा आदित्य, तो इससे रिफ्लेक्ट होकर के ये यहाँ आएगा, फिर ये सुनेंगे, हाँ आ गया सर, तो फिर मैं सुनूंगा। इसका मतलब, लेकिन ये तभी हो सकता है जब ये इक्वल एंगल पर हो। ये 50 पर हो और ये कितने पर हो? 50 पर। तो तुम्हें इसके अंदर से आवाज आती हुई दिखाई पड़ेगी। लग रहा है इसके अंदर, इससे टकरा के जाएगी। तो इक्वल एंगल रखना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दैट इज साउंड फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वॉट एवर इज फॉलोड बाई लाइट। लो, तुम अगर मुंह लगाओगे तो वो कान लगाएंगे। एंगल से बोलोगे, ठीक है। अब देखो, लिखो इस चीज को कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है, बोलो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि ये साउंड के लिए, लाइट के लिए। बोलो सिंपली, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमारे पास एक सरफेस है और यहाँ एक सोर्स है, तो सोर्स एक लाउड स्पीकर हो सकता है। तो लाउड स्पीकर से जो आवाज आएगी वो यहाँ आएगी और यहाँ टकराएगी, और टकराने के बाद क्या वो ऐसे जाएगी, और टकराने के बाद यहाँ कोई हियरिंग है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जाने वाली आवाज और
आने वाली साउंड दैट इज इंसिडेंट रेज, ये साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड, इनके बीच एंगल सेम होगा। तो क्या लिखेंगे बताइए? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरी चीज हमने दूसरा पॉइंट तो बताओ व्योम। सर इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और लाइन सेम चीज। ये देखो ये तीनों एक सेम प्लेन पे, बताया कि नहीं? इंसिडेंट रे आई निकल गई, ये नॉर्मल, ये एक प्लेन में है कि नहीं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ऐसे साउंड जा रहा है और ये ईयर में आ रहा है, तो ये कौन सी हुई? रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी हो गई? ये फिक्स्ड रिजिड सरफेस, रिजिड होनी चाहिए तभी फिर उससे साउंड होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इंसिडेंट रे, सेंटेंस पूरा करो निष्का। इंसिडेंट रे, ये बताती नहीं, 3 बार तो व्योम बता चुके हो, तुम थक तो नहीं जाओगे? एक बार और निष्का के लिए बता दो। सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और लाइन सेम रे। थोड़ी देर में पूछ लेंगे, ठीक है? तो टेक लगा लेना, 4 ब्रेन की तो कैपेसिटी आधी हो जाती होगी। वो एक आता है डिवाइस, यहाँ गले में लगा क्या लग दो अपना, देखिए सर्वाइकल के लिए होता है ना, जैसे गर्दन की ये M4 कौन सी होती है बोन, उसमें जब दिक्कत होती तो लोग लगा लेते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence in the this sentence पूरा करो। all lies in same plane। इससे पता चलता है, देखो तुम्हारी बुक में एक नया एक्सपेरिमेंट दिया है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। साउंड फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। साउंड किसे फॉलो करता है? साउंड फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जितने भी चीज दी गई है उसके बारे में कहा गया। ओके, अब हम देखेंगे एक लंबी डेस्क लेंगे। लंबी डेस्क लेने के बाद इसके पीछे एक कोई कार्डबोर्ड लगा देंगे। कार्डबोर्ड लगाने के बाद इस पे 4 पाए हैं। अब ये देखो, इसके बीच में तुम एक कार्डबोर्ड लगा दो और एक तरफ घड़ी होगी। वास्तव में कुछ ना कुछ सेपरेशन रखो, लगाना हो तो सेपरेशन हो, यहाँ पर होल्ड कर दो ऐसे। तो बताइए, यहाँ पर एक घड़ी रख दो और घड़ी रखने के बाद ये घड़ी है, इसका अलार्म बजेगा और ये पाइप है, तो पाइप के थ्रू क्या यहाँ आवाज आ जाएगी? पाइप है। एक और पाइप लगाओ टेप लगाते हुए। जब भी तुम पाइप लगा लोगे तो यहाँ तुम्हारा ईयर होगा और ईयर से फिर आप सुनो। तो इससे क्या पता चलेगा? You will notice that the angle of, जब तुम ठीक एंगल रखोगे, ये भी 40 और ये भी 40, तभी सुनाई देगा। अगर 40 की जगह 45 कर दोगे तो फीबल हो जाएगा या डेड हो जाएगा। सो इससे क्या पता चलता है कि साउंड फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सर साउंड तो सर हर डायरेक्शन में जाती है, फिर वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी सर? साउंड हर डायरेक्शन में जा रही है। मान लीजिए जैसे कुछ ऐसी सरफेसेस होती हैं कि ये है, हमने इस पे बोला तो यहाँ से जो आवाज़ है वो इससे टकरा के उधर वाले ऑडियंस को मिलेगी। इसके लिए तुम्हारी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है अगले पेज पे, जरा उसे देखो। एकॉस्टिक्स कर्व। तो ये जो भी है, मान लीजिए साउंड हर डायरेक्शन में चली, तुम्हें दिख गया वो डायग्राम कि नहीं? वो दीवारों पे टकरा रहा है और टकरा, ये दीवारों पे टकरा के तो वो उसी एंगल पे हो रहा है। नीचे भी 2 है रिफ्लेक्शन है। समझ में आई बात कि नहीं? तो कहीं पर अगर टकराएगा तो यहाँ का साउंड यहाँ नहीं आएगा,
हमने यहाँ से जाके उधर जाएगा तो वो वहाँ क्या ऑडियंस होगा। तो हमें कैसी सीलिंग बनानी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है साइंस ऑफ एकॉस्टिक्स है। जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल है वो 50 लाख के इसीलिए बनते हैं कि उसकी सीलिंग का क्या डिज़ाइन हो जिससे सबको एक जैसी आवाज़ यूनिफॉर्म। बहुत लोग होते हैं ना कॉन्फ्रेंस हॉल में, उसके लिए सब साउंड का ही खेल है। वो अगले पेज में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तुमने ये तो देख लिया कि साउंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, तो जितने एंगल पर आता है उतने पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सही है कि नहीं। हम यहाँ पर आवाज करके बोले तो ये सीधा इनके पास जाएगी, सही है। अब जरा देखिए, तो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आगे पढ़ो। गूंज से तुम क्या समझते हो और अनुगूंज से तुम क्या समझते हो। What do you understand by echo and what do you understand by reverberation? दो चीजों से तुम क्या समझते हो। echo से क्या समझते हो और reverberation से जरा देखो तो let us understand। echo क्या है? चलिए सबसे पहले देखो echo क्या है। So hearing the same sound little later when we stand in a large vacant hall is called echo। जब तुम एक ऐसे हॉल में खड़े हो जो बहुत बड़ा हॉल है, तो ऐसी स्थिति में तुमको अपनी ही आवाज दीवारों से टकरा के सुनाई पड़ेगी। कभी जब तुम नए क्वार्टर में शिफ्ट होते हो तो आपने इको सुनी है? वो अपनी आवाज गूंजती, क्योंकि वहां सामान तो रखा नहीं है। सामान होता तो वो साउंड को अब्सॉर्ब कर लेता। ऐसे में देखो एको क्या होता है। एको का मतलब होता है गूंज। दैट इज hearing the same sound after a little later when we stand near tall building। tall building हो तो उससे भी टकरा के आ जाएगी। बिल्डिंग और माउंटेन। माउंटेन होना चाहिए, पहाड़ जो है अपने आप में रिजिड है। Then we produce loud sound या shout loudly, तेजी से चिल्लाओ। loudly। Then we, ठीक है, hear our own sound little later। It is called echo। इसे echo कहते हैं, गूंज कहते हैं। जब तुम कुएं में भी बोलोगे तो तुमको अपनी आवाज वहां से टकरा के वापस सुनाई पड़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं? तो जैसे वो खरगोश का भी था, खरगोश और शेर का, तो उसने कहा हमें हर एक दिन एक एक जानवर को खाना है। तो खरगोश थोड़ा लेट आया तो उसने कहा तुम लेट क्यों आ गए, हमको तो भूख लगी है। उसने कहा रास्ते में कुएं में एक शेर मिल गया था, वो कह रहा था मैं जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो फिर उसने कहा दिखाओ कहाँ है दूसरा शेर। तो उसने कहा इसी के अंदर है, आप झांको। तो उसने जरा झांका, अरे हाँ इसमें तो शेर है। तो इसने फिर इस शेर ने बोला मैं जंगल का राजा हूँ। तो उसमें थोड़ी देर बाद आवाज आई मैं जंगल का राजा हूँ। तो फिर थोड़ी देर और बाद विवाद चला तो वो शेर उसी में कूद गया। देखा तो सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठ जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ पर बात समझ आ गई। इट इज कॉल्ड एको। तो एको को हम कितनी देर में सुन सकते हैं, ये चीज हम देख रहे हैं। तो अब देखिए, प्रोड्यूसिंग एको नियर माउंटेन।
ये देखो Leslie's stepping up to the Echo phone here at Echo Mountain. Okay, give us a demonstration. Woo-hoo! Don't know if you can hear the echo, but I can hear. Okay, Linda's going, she's approaching the Echo phone and she's going to give us a demonstration too. You might notice she's staying on her tiptoes. क्या बोलती है? थोड़ी दिन पहले आई थी अक्षय कुमार की, किसकी थी? बेटा रोटी शोटी खा ले, तो वो नीचे कौन सी कुफरे ना, फुकरे, तो उसमें कौन सी सब्जी बनी है? भिंडी 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 भिंडी, ऐसे आवाज आती, तो वो ऊपर से भिंडी, तो आता हूँ आता हूँ आता हूँ, ये चीज है। समझ में आ गई बात? नहीं डबल डबल है क्योंकि कई पहाड़ हैं, तो ये तुम्हारी आवाज उस पहाड़ से टकरा के भी चली जाएगी। सीधी तो है नहीं कि एक ही है, तो चारों तरफ के पहाड़ों से टकरा के भी उन तक पहुंचती है। सबका अपना अपना डिले है, सही है? तो ये चीज है। एको का क्या मतलब है कि गूंज होती है, तो विच इज क्लियरली विजिबल। अब देखिए कि हमारा परसिस्टेंस ऑफ साउंड कितना है। जो हमारे कान में आवाज पड़ती है वो 0.1 सेकंड तक रहती है। तुमको ये बात मालूम है? जो तुम ट्यूबलाइट देखोगी 1/16 सेकंड तक रहती है। अगर तुमने आंख बंद कर ली पहले तो तुम्हें ट्यूबलाइट दिखाई पड़ेगी थोड़ी देर तक। तो क्यों? क्योंकि वो आंखों में है उसकी रोशनी, उसका प्रभाव जाते जाते। तो परसिस्टेंस ऑफ लाइट कितनी है? 1/16 सेकंड। परसिस्टेंस ऑफ साउंड कितना है? 0.1 सेकंड। दोनों बात समझ में आ गई? तो ये लिखो। हाँ, कहने का मतलब है कि ह्यूमंस के सिर्फ ह्यूमंस के लिए 0.1। हाँ देखो, ये तो तुमने एक चीज समझ ली, परसिस्टेंस ऑफ लाइट बताइए। 1/16 सेकेंड। तुम्हारे सामने जो सिनेमा चल रहा है, तो तुम्हारे सामने जो रील घूम रही है ना, 1 सेकंड में उसे कितनी रील घुमानी चाहिए? बोलो। 16 रील्स। कितनी? इन 1 सेकेंड। तो अगर तुम्हें 1 सेकंड, वो रील घूमती है, क्या घूमती है? तो एक सेकंड में अगर 16 रील्स है तो बोलो 1/16 सेकंड में एक ही रील है। तुम वो देखोगे जब तक वो तुम्हारी आंखों में चित्र हटा लिया जाएगा, तो एक रील दिखाई, फिर अगली रील, ये, और वो दिख गया कि एक साथ, क्योंकि वो रील है। तो रील खींची ऐसे ही जाती है। जो क्लिक होता नहीं है कि 1 सेकंड में क्विक क्लिक 3, तो 3 थोड़े थोड़े दूरी पर होता है। कई बार आप लोग बुक पलटते हो तो एक हाथ उठाता हुआ लड़का नहीं दिखता कि ऐसे बुक में नहीं दिखाते बहुत सारे एक साथ फिगर थोड़ा थोड़ा, तो बिल्कुल वैसा ही है। परसिस्टेंस ऑफ विजन का क्या है कि 1/16 सेकंड तक रहती है। जब तक वो है तब तक तुम रील बदल दो, पहले दिखाओ और आंखों में वही है, रील बदल दो तो दूसरा चित्र। समझ में आ गई बात? ऐसा होता है। कुछ तुम्हारी बुक में ऐसा भी होता है कि 20 FPS तो चाहिए, और 25 FPS जब तुम कैमरा रिकॉर्ड करते हो तो 2 ऑप्शंस आते हैं कि नहीं? वो इसलिए कि 16 से कम तो अच्छा है नहीं, 20 दे दिया तो और अच्छा है, 25 दे दिया तो और सिंक्रोनाइज हो गया। और इससे कम करोगे तो रुक रुक के आएगा। 16 से कम नहीं अच्छा है ना, क्योंकि फिर हमारी आंखों में। ऐसे ही बताओ साउंड की परसिस्टेंसी कितनी है? 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड। तो साउंड, परसिस्टेंस ऑफ साउंड क्या है? परसिस्टेंस ऑफ साउंड इट इज 0.1 सेकंड। तो 0.1 सेकंड है। अब देखो, इसके अलावा हमने अभी बोला और 1/10 सेकंड से पहले ही हमारी इको आ गई, तो क्या तुम्हें इको सुनाई पड़ेगी? नहीं। अभी अभी बोला, यहीं से टकरा के आगे अभी वही आवाज गूंज रही है, तो दोनों मिक्स हो जाएगी। हमारी आवाज खत्म हो जाए, मोना मोना, ये चीज पहले ही मोना आ जाए तो समझ में आ गई, तब तो नहीं समझ में आएगा ना। ऐसे ही होता है। कोयल कोयल, तो थोड़ी देर में आए, पहले जो हमने बोला वो खत्म हो जाए तब तो तुम सुन पाओगे। और अगर पहले पहले आ जाए तो उसको कहते हैं रिवर्बरेशन। वो अगली हेडिंग। इट क्रिएट्स नॉइस। छोटे से कमरे में बैठे हो, बोलते ही चारों तरफ से आवाज आने लगी, तुम्हें कुछ भी नहीं सुनाई पड़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे? तो इट इज सक्सेसिव हियरिंग ऑफ सेम साउंड इफ प्रोड्यूस वंस
ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। ठीक है, दैट इज हियरिंग ऑफ सेम साउंड आफ्टर सम टाइम्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। इसको गूंज कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे परसिस्टेंस ऑफ साउंड। ये मुझे बताओ कि ये बोलने वाला पर्सन है, अगर इसने कुछ बोला तो इसके बोलने से, और ये एक वाल है, तो इसके और इसके बीच कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? देख लो, लेट इट इज x मीटर, तो साउंड यहां जाएगा और टक्कर करके क्या लौट के आएगा इसके पास, तो कितनी डिस्टेंस चलेगा साउंड? बताओ, बोलो, बताना चाहिए ना। x गया और x आया, तो साउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? तो साउंड हैज ट्रेवल्ड 2x डिस्टेंस, और पहले ऊपर क्या लिखे? लेट डिस्टेंस बिटवीन, किसके किसके बीच डिस्टेंस? बिटवीन सोर्स एंड, ये सोर्स है, सोर्स एंड रिफ्लेक्टर, इसको रिफ्लेक्टर कहेंगे, और ये सोर्स है। तो सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में कितनी डिस्टेंस लेनी ठीक रहेगी? x। तो स्नेहा बताओ, जाने और आने में साउंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? ये सही है, इट इज इक्वल टू x। x लिया कि नहीं? Yes, sir. x गया और x आया। 3 किलोमीटर तुम स्कूल गई हो, 3 किलोमीटर आई, कितना चल ली? चली कि नहीं चली? तो आने जाने में आएगा तभी तो सुन पाओगे। अब देखो साउंड की स्पीड कितना है 22 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 22 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ों में इतना ही टेम्परेचर होता रहता है। 344 मीटर पर सेकेंड। सही है, इतनी डिस्टेंस उसे चलनी है और कितने सेकंड में वापस आना है? 0 पॉइंट कम से कम। सो टाइम इज इक्वल टू, टाइम है 0.1 सेकेंड, तो लेकिन जो भी टाइम है सर उससे कम या इक्वल हो सकता इट इज इक्वल टू डिस्टेंस। है। डिस्टेंस इनटू स्पीड। तो डिस्टेंस है अपॉन स्पीड कर दें तो टाइम आ जाएगा। इंटू नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है कि नहीं? अब देखो हमारे पास क्या दिया है कि 0.1 सेकेंड तो टाइम है, डिस्टेंस 2x है। ठीक है, तो अब ये जरा देखिए स्पीड कितनी है 344, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 34.4 और इट इज इक्वल टू निखिल 2x है तो x कितना हुआ 34.4 by 2 17.2 यानी 17.2 मीटर होनी चाहिए। सर एटलीस्ट अगर ऑब्जेक्ट दूर है मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूर है तो क्या हमारे पास इको देर में आएगी? और यहीं पर है तो जल्दी आ जाएगी। तो दूर होने से अच्छा है, हम उसे स्पष्ट सुन पाएंगे ना। तब तक हमारी जो परसिस्टेंसी है, जो हमारा एनर्जी गूंज रहा है वो खत्म भी हो जाएगा, हम क्लियरली सुन। तो दूर हो तो तब तो इको अच्छी सुनाई पड़ेगी ना। तो इसलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट लीस्ट 17.2 मीटर फ्रॉम अस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होनी चाहिए फॉर हियरिंग इको? अगर आप इको सुनना चाहती हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होनी चाहिए? सरफेस शुड बी एट लीस्ट 17.2 मीटर फ्रॉम अस। सर टेंपरेचर कितना पड़ेगा? हाँ? 22 डिग्री। हाँ 22 डिग्री सेल्सियस पर है। तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर बदला जाएगा तो हमें मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका 330 हो जाता है। तो 330 के हिसाब से कितना हो जाएगा 330 by 2 करो तो
तो इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर कम होगा, 331 है कि नहीं, और बाई 2 तो 165 पॉइंट, और फिर इसके बाद 33.1 16.1। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बस हमने नॉर्मल के केस में लिखा, यही आपको करना है। तो क्या लिखेंगे बताइए कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर, इको जरा ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक ये 4 मीटर है, 4 4 8 4 12 4 16, ये थोड़ा ही है, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि गूंज आती थी जब हम पढ़ाते थे शुरू में 17 में 2017 में, तब भी आ ही जाती थी, वो जल्दी आ जाती थी। गूंज आना भी गलत है, और हमारी अभी परसिस्टेंसी गई नहीं, पहले से आ जाए तो वो भी तो खराब है, दोनों चीजें खराब है। गूंज भी किसे चाहिए, एक बार सुनना है, तो मैंने इसमें पहले पार्टीशन लगाया, पार्टीशन लगा दिया, तो अब पार्टीशन लगाने की वजह से इससे फिर भी गूंज आई, क्योंकि अब तो पास हो गया, हमारे बोलते ही आ रही है। फिर हमने हैवी कर्टन लगाया, फिर इसमें हमने बहुत सारे आर्टिकुलेटेड ऑब्जेक्ट्स लगाए, ये सारी चीजें, जिससे ये भर जाए। तो ऐसा करने से, और कुछ भी है, इन सब बेंचेस से, इन सब की चीज़ों के रखने से अब हमारी साउंड का रिवर्बरेशन नहीं होता है, अननेसेसरी नॉइस नहीं होता है, जो सिंगल आवाज़ है वही सब तक पहुंच जाती है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। इन ए बिग हॉल जब तुम जाते हो कि किसी भी सिनेमा थिएटर में, तो आप जानते हो कि तरह तरह की पेंटिंग और कुछ न वॉल हैंगिंग्स होती हैं, ये एब्जॉर्व करती है साउंड को। तो जो साउंड सीधे आप तक पहुँचना चाहिए वो कई बार में नहीं पहुँचता है, वंस फॉर ऑल पहुँचता है। इको इज अनडिजायरेबल, इको कैसी होती है, अनडिजायरेबल। लेकिन अगर आप इको सुनना चाहते हैं, इट इज ए नेचुरल फिनोमिना, तो आप ऐसे किसी भी जगह जाकर सुन सकते हैं। तो ये हमने देखा कि इको कैसे सुना जाता है। अब ये देखो, ये We should just yell as loud as we can. Alex, let's just yell as loud as we can and see if something happens. Just scream. Just like, ready? What is it? Capcom? Yeah. Oh my god, that's sick. Clap. I bet that will work. No, look, I'll be then. एक टनल में इको, ये आई है ना थोड़ी, ठीक है ना। कुछ लग रहा है ना इको आ रही है। ये तो बात हो गई। अब देखो, रिवर्बरेशन इन स्मॉल रूम, ये तो तुमने इको समझ लिया, कितनी देर में होनी चाहिए। अगर इको चाहिए तो इतनी दूरी पर रखना चाहिए कम से कम, तो हमें इको मिल जाएगी। अब अगर रिवर्बरेशन क्या है कि एक ही छोटे रूम में किया जाए तो इट इज अनवांटेड साउंड। सर अगर 17.2 मीटर से कम होगा तो फिर एको नहीं सुनाई देगी, फिर वो रिवर्बरेशन बन जाएगा, फिर वो अलग से नहीं सुनाई पड़ेगी। ओके सर। अब ये देखो, Good luck.
reverberations in rooms. तो कई बार ये ऐसा साउंड आ जाता है जो बहुत ज्यादा अननेसेसरी होता है. Too much reverberation in room. Acoustic resonance example, we are in a large gathering area that is under construction. The floor is concrete for other materials. There's a little bit of wood, but overall that's all there is. So wait till the sound all goes away. ये रिवर्बरेशन नहीं है. रिवर्बरेशन में वो चीज कई बार आती है. ठीक है. तो ये अननेसेसरी है किसी चीज के. Plate. Room. Chamber. ये अगर लगातार बोलेगा तो कुछ सुनाई पड़ेगा. Cathedral. कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा. वो कमरे में ही गूंज गूंज के उसके पास आएगा. Ambience. Hall. So if your room has a lot of free, this is the quietest room, and this is the. So this room I had acoustically treated. इतनी बात है. ठीक है. Now let us see what is reverberation. Persistence of sound until it dies away in a small room. Small room में क्यों reverberation होता है? Due to multiple reflection of sound from all the walls and it reaches to जो भी person. तो इस चीज को क्या कहते हैं? It creates noise. ठीक है. इको तो एक अलग चीज है, फिनोमिना है. लेकिन reverberation क्या है? That is reverberation. देखो इसको अनुगूंज कहते हैं. बार बार होना. तो ए साउंड क्रिएटेड, देखो, persistent of sound created या produced in a hall. अगर तुम बड़े हॉल में भी करोगे तुमको एक ही बार थोड़ी ना सुनाई पड़ेगी. तुम्हारे तक आएगी, यहाँ से टकराएगी, यहाँ से टकराएगी. और तुम बड़े हॉल में भी करके देखो. कुछ भी अगर आप लोगों ने कंसर्ट किया बड़े हॉल में, बंद हो तो पूरा आवाज ही आवाज हो जाएगी, क्योंकि वो डाई अवे होगी ही नहीं. पहाड़ों से तो एक बार आके डाई अवे हो जाती, बहुत सारा नेचर है. लेकिन अगर तुम बंद हॉल में करोगे तो क्या वो सब दीवारों से नहीं टकराएगी और तुमको बार बार सुनाई पड़ेगी. तो इसलिए परसिस्टेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन ए हॉल मैनी टाइम्स. कितनी बार सुनाई पड़ेगा? मैनी टाइम्स. until it dies away. Is called reverberation. It is undesirable. ये undesirable है. In concert hall. कंसर्ट हॉल में क्या कोई सुनना चाहेगा किसी चीज को बार बार? वहां तो लोग म्यूजिक एक बार में सुनना चाहते हैं, इको भी नहीं सुनना चाहते हैं. तो अनडिजायरेबल इन concert hall. Reverberation causes noise. It comes under the category of noise. Reverberation causes noise. It can be
डैम्प्ड, या इसको रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे बोलो? रिड्यूस्ड। कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? बाई यूजिंग साउंड प्रूफ पैनल्स। ऐसे फोम होता है जो गद्दे का फोम, वैसे ही पैनल्स आते हैं, वही लगाओ। साउंड प्रूफ पैनल्स, साउंड प्रूफ। तुम लोग किसी पुराने सिनेमा हॉल में गए हो जिसमें ऐसे गद्दे लगे, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे गए हो? व्हाइट कलर के पैनल्स होते हैं। पहले एयरफोर्स के बहुत सारे सिनेमा हॉल में पूरी दीवारों में ऐसे लगे होते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नहीं, यही वाली लकड़ी होती है, बस छेद होते हैं। तो वो किस लिए सफेद सफेद नहीं होते थे? वो इसीलिए होते थे कि वो जो साउंड है या म्यूजिक को उसको एब्जॉर्ब कर सकें। और क्या कर सकते हो? साउंड प्रूफ पैनल। और जब तुम बहुत बड़े पीवीआर में जाते हो तो क्या जमीन में भी बहुत मोटे मोटे गद्दे हैं, तो दैट इज द थिक कारपेट, वो भी साउंड को एब्जॉर्ब करेगा। तुम्हारी कुर्सी भी, उसमें कहीं कुछ नहीं है, वो कपड़ा है, फोम है, वो भी आवाज को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? देखो सारी चीज लिखी है, कुशन चेयर, और क्या क्या चाहिए देखो इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। रफ प्लास्टर चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल रफ प्लास्टर भी इसे बचा लेगा। साउंड फिर एक साथ तुम्हारे पास नहीं आएगा। सीट मटेरियल कैसा होगा बोलो? तो फोम सीट मटेरियल, फोम सीट्स, थिक कारपेट, हैवी कर्टन्स, और क्या रहेगा? हैवी कर्टन्स, ये सारी चीज लगानी। एंड वॉल हैंगिंग्स, जो वॉल है उनमें क्या कर दो? वॉल हैंगिंग्स लकड़ियों की लगा दो। इन सब चीजों से क्या होगी? वही चीज होगी जो हम लोगों के नए घर में रिवर्बरेशन आता है, लेकिन जब सामान रख देते हैं तो नहीं आता है ना, चीजें उन चीजों को एब्जॉर्ब कर देती हैं। तो इसकी वजह से ये किया जा सकता है। ओके, अगला देखिए, दीज आर साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स। तो देखो साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स कैसे होते हैं। ऐसे बाजार में बहुत सारे पैनल्स आते हैं। ये पैनल देखें, ये फोम के हैं, रबर के, तो ये भी कहीं लगाए, बिल्कुल फोम है, तो इनको लगाया जा सकता है और बड़े बड़े हॉल में, और इसमें फिर आवाज नहीं आएगी चाहे कितनी भी तेजी से की जाए। ओके, एग्जाम्पल 11.2 देखो। कहा गया है, ए पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 2 seconds। 2 सेकंड में तो आराम से सुन ले, 0.1 सेकंड के बाद तो कभी भी सुन सकता है। तो वो कहीं पर बैठा हुआ पर्सन है और ये बगल में इसकी क्लिफ है, तो इसने आवाज भेजी और उस आवाज को इसने सुन लिया। तो उसने कितनी देर बाद सुना? टाइम कितना लिया? 2 सेकंड। और इनके बीच की डिस्टेंस कितना लोगे? x मीटर। सो लेट द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड क्लिफ, इट इज इक्वल टू x मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली गई? 2x मीटर। तो टोटल डिस्टेंस 2x मीटर, टाइम 2 सेकंड है। तो आपको ये पता करना है, लाइट की स्पीड 346 मीटर पर सेकंड है। जस्मिता, कौन सा फार्मूला लगाएं जबकि हमें x का पता करना है? जस्मिता को बताइए, सरल क्वेश्चन है, बता दें। बोलो, बता दो, वो बता देते हैं। अब बोलो, करेक्ट करिए। अब आप भी बोलो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जस्मिता वैल्यू भी रखो।
2x इज इक्वल टू, चलो कोई बात नहीं, अभी टाइम कीजिएगा, 2x भी खतरनाक काम, आप बता दो। 2 सेकंड है ना, और ये कहीं भी कुछ भी रख देती, बहुत बोल्ड नहीं है, हिम्मत वाले लोग हैं ना। हाँ बोलो। 2x अपॉन 346 सही है। अब ये देखो 346 यहाँ ले जाओ, 2 इंटू 346 इज इक्वल टू 2x, तो x कितना हो गया, 2 इंटू 346 अपॉन 2। ये बात समझ आया। टोटल डिस्टेंस अगर आपको इको सुननी है तो जो आपके सोर्स से रिफ्लेक्टर तक के बीच की डिस्टेंस उसका डबल चलना पड़ेगा ना, वो जाएगी और आएगी, तो टोटल डिस्टेंस 2x हो गई। टाइम लगा इको का 2 सेकेंड, सब साउंड के वापस आने में, जाने और आने में, खुद ही ट्रांसमिट किया, खुद ही रिसीव किया, है ना। तो इस तरीके से 2 सेकेंड लग गया। और स्पीड 346 है, सब चीज सबकी जगह रख दो। दैट इज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही लगाना था। इतनी बात हो गई। अब 2 से 2 कट गया और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, दैट इज 346 मीटर। 346 मीटर कितनी हो गई, चलो अगला देखो। जो जहां रखना है वहीं रखो। अगर टाइम की जगह तुम रख रही हो डिस्टेंस, तुम वहां पे जाओगी होटल में, छोले के साथ डोसा मांगोगी, भटूरे के साथ सांभर मांगोगी, क्या फायदा होगा, ऐसा करती भी होगी। चलो, इको इज हर्ड इन 3 सेकंड। एक और ट्रायल करते हैं आपसे। 3 सेकंड में इको हमें सुनाई पड़ा। यहां से किसी ने बोला, ये देखो, और कहीं पर ये वॉल है, तो आवाज गई और आवाज लौट आई, 3 सेकंड लगा। What is the distance of reflecting surface from source? अगर डिस्टेंस हम x मान लें और ये भी x मीटर है, जाने में x मीटर, लेट डिस्टेंस बिटवीन, ये सोर्स है जो आवाज प्रोड्यूस करता है, उसे क्या कहते हैं, और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इट इज x मीटर। तो अब हमें बताइए टोटल डिस्टेंस साउंड ने जस्मिता कितना ट्रेवल किया, 2x, और हमसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी है, 342 मीटर पर सेकेंड। सही है। आपको पता करना है कि what is the distance between source and reflecting surface. So find x. चलो बताओ क्या लिखें। ठीक है, t is equals to distance upon speed. That is 3 seconds is equals to 2x upon 342। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो और नीचे 3 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। तो दिस इज x, 2 से इसे कट करो, 171, 171। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 513। तो इससे क्या पता चलता है, बस इतना ही बता। डिस्टेंस आता तो है तुम्हें बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग
surface is 513 मीटर। इतनी बात पता चल गई? सर सर आप टाइम को डिस्टेंस या स्पीड भी लेते हो सर, पहले आप डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम भी तो ले सकते हैं सर। हाँ जैसे कुछ भी ले लो, वैल्यू फीड करके एक जो अननोन है पता कर लो। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लो, वैल्यू ही तो फीड करनी है, जो एक बचा है वो निकाल लो, कोई भी एक फार्मूला। अब देखो uses of multiple reflection of sound। चलिए कुछ चीजें, डिफाइन इको रिवर्बरेशन, ठीक है, दो चीज को पढ़ो। इसके अलावा कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस फॉर हियरिंग इको। A person clapped his hand near a cliff and heard the echo after 2 seconds. What is the distance of cliff from person? If speed of sound is 346 meter per second, what measures are taken to reduce reverberation? रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए, रिवर्बरेशन क्या है? इट डिक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इट मेक्स द साउंड डिफ्यूज्ड। रिवर्बरेशन इज अनवांटेड, ये किसी भी क्वालिटी ऑफ साउंड को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, उसे डिफ्यूज कर देता है। तो इस वजह से हमें ये नहीं चाहिए, तो इसे हटाना पड़ेगा। इन कंसर्ट हॉल रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल, तो इसलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो जो बताया गया है। ठीक है।